नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से आप सभी के सामने दोस्तों राजस्थान जीके यानी हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें आज हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अजमेर का इतिहास करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास हुई राजस्थान इतिहास की, उसमें एकीकरण का टॉपिक बहुत ही अच्छे से दोस्तों हमने कवर अप किया है। उसकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाके दोस्तों अभी आप उसे देख सकते हैं। जैसे ही कोई क्लास होती है उसकी पीडीएफ वीडियो के बाद दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन दोस्तों आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, सारे क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे, यानी एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना न के बराबर दोस्तों होगी। सभी भर्ती, चाहे पुलिस की भर्ती है, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी के, चाहे बीडीओ है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, मेवाड़ के इतिहास और अजमेर का इतिहास जिसमें पूछा जाएगा तो एक प्रश्न भी बाहर जाने नहीं देंगे। इस क्लास के अंदर दोस्तों हम जो क्वेश्चंस में लेके आए हूँ उनको तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ में जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, यानी सारी चीज़ें रिटर्न नहीं होती, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, तो दोनों का कॉम्बो पैक जो रहेगा उस पर महत्वपूर्ण ध्यान आपको रखना है। और प्रश्न है बाहर जाने की संभावना, एक बार फिर से कह रहा हूँ, न के बराबर दोस्तों होने वाली है। तो लाइक कर दें सबसे पहले, जितने बच्चे भी देख रहे हैं शेयर मार दें सभी तक, जिससे सभी साथी जुड़ पाएँ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले भविष्य में जितनी भी क्लासेस हैं उनका फ़ायदा दोस्तों आप ले सकें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है। चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, बताइए। जयानक ने, चंद्रवरदाई ने, या कर्नल जेम्स टोंड ने, या कोई नहीं। इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा चंद्रवरदाई। क्या होगा? चंद्रवरदाई। अब ये चंद्रवरदाई कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कवि थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रवरदाई और ये जयानक दोनों ही दोस्तों कवि थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। इसकी ग्रंथ की जो रचना है, आपसे ये भी प्रश्न पूछता है, पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। और जयानक ने किस ग्रंथ की रचना की? जयानक ने की थी पृथ्वीराज विजय की। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और दोनों ही ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में क्या थे? कवि थे। क्या थे? कवि थे। यहां से प्रश्न बन गया। चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न जो मत है वो चंद्रवरदाई ने बताया है। ठीक है, किस ग्रंथ में बताया है ये आपको ध्यान, पृथ्वीराज रासो के अंदर। उसी प्रकार से जयानक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। अब जयानक ने भी इनकी उत्पत्ति की कुछ बात बताई है। तो जयानक ने दोस्तों सूर्य से उत्पन्न बताया है। जयानक ने सूर्य से उत्पत्ति बताई है। इसने क्या बताई है कि चौहान है वो सूर्य से उत्पन्न हुए। सूर्य से उत्पन्न बताई है इनकी उत्पत्ति। एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मैं इंक्लूड करूंगा। पहला प्रश्न आपने देखा कि चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किसने बताया, आपका उत्तर था चंद्रवरदाई। अब आपसे पूछता कि सूर्य से उत्पन्न किसने बताया, तो जयानक ने बताया है। दोनों ही कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना तो चंद्रवरदाई ने की थी, और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की जो रचना है वो जयानक ने की थी। इसमें एक नाम आपको और दिखाई दे रहा है, कर्नल जेम्स टोंड। इसने भी इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ बताया है। तो वो क्या बताया है कि ये चौहान थे, ये विदेशियों की संतान थे। तो विदेशियों की संतान, चौहानों को विदेशियों की संतान है, वो किसने बताया है? ये आपका उत्तर अगर होता तो कर्नल जेम्स टोंड ने बताया है। यानी चौहान वंश की जानकारी, उत्पत्ति के बारे में उल्लेख है वत्स गोत्स के ब्राह्मण के द्वारा दोस्तों विजोली शिलालेख में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पहला प्रश्न और उसके साथ 4 से 5 प्रश्न हमने और देखे हैं। अगला क्वेश्चन जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सपादलक्ष व शाकंभरी चौहानों का संस्थापक कौन था। सपादलक्ष व शाकंभरी चौहानों का संस्थापक कौन था? 4 नाम आपके सामने, अजय राज, अर्णुराज, वासुदेव या विशिलदेव चतुर्थ। बताइए फटाफट बताइए कि सपादलक्ष व शाकंभरी चौहानों का संस्थापक कौन था। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों वासुदेव चौहान। क्या उत्तर होगा? वासुदेव चौहान को दोस्तों सपादलक्ष व शाकंभरी चौहानों का संस्थापक दोस्तों कहा जाता था। इसके बारे में कुछ 2-3 बातें हम जान लेते हैं कि वासुदेव ने नींव है, चौहान वंश की नींव है
551 ईस्वी में दोस्तों डाली थी। याद करना है कि ये भी प्रश्न अगर पूछ ले कि चौहान वंश की नींव है वो किसने डाली थी, वासुदेव चौहान ने। कब? 551 ईस्वी में। इसलिए दोस्तों सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष भी दोस्तों, इन्हें आदि पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है। सपादलक्ष के चौहानों का वासुदेव को आदि पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नींव डाली थी चौहान वंश की। याद हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी आपसे पहला प्रश्न पूछता तो सपादलक्ष व शाकंभरी चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कब नींव डाली? 551 ईस्वी में। क्या कहा जाता है? सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष दोस्तों कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसके बारे में 2-3 बातें हो रही हैं। अगर आपसे पूछे कि सांबर झील का निर्माण किसने कराया, तो आपका उत्तर क्या होगा? इस वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण दोस्तों करवाया था। साथ में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण, जो कि क्वेश्चन भी नीचे लिख रखा है मैंने, उसका निर्माण भी दोस्तों इसी वासुदेव चौहान ने करवाया था। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वासुदेव से जुड़ी हुई। अगला क्वेश्चन भी यही है, कह रहा कि शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपका उत्तर होगा वासुदेव। और सांबर झील का पूछता तो दोस्तों तो भी क्या होता, वासुदेव चौहान ने ही दोस्तों निर्माण करवाया था। तो वासुदेव चौहान से जो बातें मैंने बताई वो आपको याद होगी। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सपादलक्ष व शाकंभरी चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान। नींव कब डाली? 551 में। चौहानों का क्या कहलाता है? आदि पुरुष। सांबर झील और शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसी वासुदेव ने। उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही क्लास। लाइक करते भैया, बहुत ही बढ़िया क्लास आप सभी के लिए, बिल्कुल निःशुल्क फ्री के अंदर इतना बढ़िया कंटेंट शायद आपको पैसे देकर भी नहीं मिलने वाला है। चलिए, अजय राज चौहान का जो शासनकाल है वो कितना रहा? अजय राज के शासनकाल से एक प्रश्न बन सकता है। तो अजय राज का शासनकाल आपको ध्यान में रखना है 1113 से लेकर दोस्तों 1133 तक था। पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपको टिक करना है। 1133 से लेकर 1113 से लेकर 1133 तक इसका शासनकाल दोस्तों रहा था। इसी अजय राज ने दोस्तों अजमेर नगर बसाया था। इसी अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था। अजमेर नगर दोस्तों बसाया था। याद हो जाएगा। ये कौन था? ये अजय राज था कौन? ये पृथ्वीराज प्रथम था ना, उसका पुत्र था। अजय राज प्रथम था, उसका ये पुत्र दोस्तों था। ठीक है। इसी अजय राज ने अजमेर दुर्ग की भी स्थापना दोस्तों की थी। अजमेर दुर्ग का निर्माण भी इसी अजय राज ने दोस्तों करवाया था। तो शासनकाल को लेकर प्रश्न बनेगा तो 1113 से 33 तक था। अजमेर नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। कब की थी? 1113 में की थी अजमेर नगर की स्थापना। और अजमेर दुर्ग भी दोस्तों की स्थापना भी इसी ने की थी। इससे जुड़ा एक और प्रश्न है जो मैंने नीचे लिख रखा है, उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। चलिए, कि चांदी के सिक्के पर अपनी पत्नी का नाम सोमलेखा किसने लिखवाया था? ये भी अजय राज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए थे। पहले तो क्या उत्तर बन गया कि अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए और उस पर अपनी पत्नी का नाम क्या लिखाया? सोमलेखा। तो कौन था? अजय राज ही था। याद हो जाएगा अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ना राजकुमार के नाम से कौन विख्यात है? अच्छा प्रश्न है। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? या तेज धावक भी इसका उपनाम ये भी हो सकता है, तेज धावक कह सकते हैं। ये कौन था? ये दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया था। कौन था भाई? ये था पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ता था, तेज धावक था, इसलिए इसे उड़ना राजकुमार। अब ये प्रश्न बीच में कैसे आया? ये इसका नाम कैसे आया? इसका नाम मैंने इस वजह से जोड़ा क्योंकि अजय राज ने अजमेर दुर्ग बसाया। क्या बसाया था दोस्तों? अजमेर दुर्ग बसाया। उस पर अजमेर दुर्ग बसाया, उसका नाम तारागढ़ था। इस अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी ना, उसका नाम था तारा, और वो इस घाटी में घूमने आई थी और उस घाटी बड़ी सुंदर थी और उसको पसंद आ गई। तब से इसने उस घाटी का नाम क्या रखा? तारागढ़। इसी वजह से इस पृथ्वीराज सिसोदिया का मैंने प्रश्न इंक्लूड किया है। ये मेवाड़ का राजा था, तेज धावक, इसे उड़ना राजकुमार दोस्तों कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि अजमेर दुर्ग के उपनाम बताओ। अच्छा प्रश्न है कि अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजय राज ने करवाया था। इसका एक नाम तो पता चल गया आपको, तारागढ़, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। इसका दूसरा नाम क्या गठबिंडली भी है, या राजपुतानी कुंजी, या अरावली का अरमान, या ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। इसे दोस्तों गठबिंडली भी कहते हैं, तारागढ़ भी कहते हैं, राजपुतानी की कुंजी भी कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहते हैं। और इसको दोस्तों
इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी दोस्तों कहते हैं और तारागढ़ भी दोस्तों इसको कहते हैं। ये 4-5 उपनाम हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखने हैं। हो जाएगा यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चौहानों का पितृहंता कौन था? अजयराज, जगदेव, वासुदेव, विशलदेव। चौहानों का पितृहंता कौन था? पितृहंता का मतलब है पिता की हत्या करने वाला। क्या होता है कि पिता की हत्या करने वाला। अब पिता की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? पिता की हत्या किसने की थी? जगदेव ने। किसकी की थी? इसका पिता कौन था? अर्णोराज। क्या था? इसका पिता कौन था? अर्णोराज था। ठीक है, अर्णोराज, इसने अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी के चक्कर में। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ से कि अर्णोराज का शासनकाल क्या रहा? 1133 से लेकर दोस्तों 1155 तक रहा था। अब देखो 1133 तक किसका था? अजय राज का क्या था? 1113 से 33 तक, और 33 से शुरू होता है अर्णोराज का और 1155 तक रहता है। इसकी मृत्यु हो गई थी 1155 में, और जगदेव इसका पुत्र था, इसने हत्या कर दी, इसलिए इसे चौहानों का पितृहंता दोस्तों कहते हैं। समझ में आ गई बात? चौहानों का इसे पितृहंता कहते हैं। इस अर्णोराज को दूसरा नाम भी दोस्तों आनाजी था। इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण भी दोस्तों करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील का निर्माण इसी अर्णोराज ने दोस्तों करवाया था। तो याद हो गया, चौहानों का पितृहंता जगदेव। जगदेव का पिता कौन था? अर्णोराज। अर्णोराज की हत्या कर दी थी जगदेव ने, इसलिए चौहानों का पितृहंता दोस्तों कहलाया था। अर्णोराज ने क्या करवाया था? आनाजी के नाम से जानते थे, और अन्ना सागर झील का निर्माण भी दोस्तों इसने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर के अंदर आदिवराह मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? क्या उत्तर होगा बताइए? पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण, तो आपका उत्तर होगा अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? इन्होंने दोस्तों अन्ना सागर झील का निर्माण भी करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण भी दोस्तों करवाया था। और ये वही अन्ना सागर झील है जिसके किनारे जहांगीर ने दोस्तों दौलत बाग बनवाया था। दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। कहा किसके किनारे? ये प्रश्न बने तो अन्ना सागर झील के किनारे। और कब करवाया? 1137 में अन्ना सागर झील। याद कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चौहानों का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन। चौहानों का स्वर्ण युग यानी बहुत अच्छा काल रहा उस समय, तो किसके समय को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बिसलदेव चतुर्थ को। बिसलदेव चतुर्थ, या इसे दूसरा नाम इसका क्या है? इसका दूसरा नाम है विग्रहराज। विग्रहराज इसका दूसरा नाम दोस्तों ध्यान में रखना कि विग्रहराज है या बिसलदेव चतुर्थ। अब इसका शासनकाल कितना रहा था ये देख लेते हैं। इसका शासनकाल 1158 से लेकर दोस्तों 1163 तक दोस्तों रहा था। यानी चौहानों का जो स्वर्ण युग था किसके शासनकाल को कहा जाता है? बिसलदेव चतुर्थ या विग्रहराज, जिसका शासनकाल 1158 से 63 कहा जाता है। क्योंकि ये कवि थे और कई प्रकार के नाटक की रचना इन्होंने की थी, और ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। विद्वानों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में दोस्तों सामदेव जैसे, नरपति नाल जैसे दोस्तों विद्वान रहा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ललित विग्रह, अगला क्वेश्चन है कि ललित विग्रह ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचनाकार किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए? सोमदेव ने इस ग्रंथ की रचना की थी। और ये किनके दरबार में थे? ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दोस्तों थे। और नरपति नाल इन्होंने भी ग्रंथ की रचना की थी, इसका नाम था बिसलदेव रासो। हो जाएगा, बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी नरपति नाल ने, और ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की थी सोमदेव ने। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। हैरिकेली नाटक को संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर किसने उत्कीर्ण करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। हैरिकेली नाटक को संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर किसने उत्कीर्ण करवाया था? देखो सीधा सा पता, नाटक के रचनाकार कवि कौन थे, नाटककार कौन थे जिसने एक नाटक की रचना की थी हैरिकेली नाटक की? वो थे विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चतुर्थ। ठीक है, इन्होंने ही हैरिकेली नाटक की रचना की थी, उसको संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, अब इसको तुड़वा दिया। इसी संस्कृत पाठशाला को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1194 के अंदर तुड़वा दिया। किसने तुड़वाया? किसने तुड़वा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन
दीन ऐबक ने दोस्तों तुड़वा दिया और वहाँ पर क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान की पहली मस्जिद है, और 2.5 दिन का उर्स मेला वहाँ लगता है। हो जाएगा कि हैरी के नाटक की रचना किसने की थी, बिचल चतुर्थ ने। और उसकी चंद संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर उत्कीर्ण हो रहा है, और संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था। अच्छा प्रश्न है। चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन है, उसका उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो 11 वर्ष की उम्र में ही, 11 वर्ष की आयु के अंदर दोस्तों इनका राज्य अभिषेक हो गया था। राज्य अभिषेक दोस्तों हो गया था। अच्छा प्रश्न है कि सबसे कम उम्र की में ही इन्होंने गद्दी को संभाल लिया था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर थे और इनकी माता थी कपूरी देवी, याद करना। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के दोस्तों अंतिम प्रतापी शासक थे। अब इनका शासनकाल से लेकर एक प्रश्न बनेगा तो बता देता हूँ आपको। इनका शासनकाल रहता था 1177 से लेकर 1192 तक था। ठीक है, हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यही वही पृथ्वीराज तृतीय है जिसके दरबार में चंद्रबरदाई और जैनक जैसे कवि रहा करते थे। ठीक, अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय थे ना, उनके समकालीन तो गौरवंश था, तब इन दोनों के बीच पृथ्वीराज गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, इन दोनों के बीच दोस्तों युद्ध हुआ था तराइन का फर्स्ट, जिसमें विजय किसकी हुई थी, विजय हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज तृतीय की दोस्तों विजय हुई थी। याद आपको रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। कब हुआ, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें विजय किसकी हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की। लेकिन जब विजय होगी तो बड़ा खुश हुआ ये आदमी पृथ्वीराज तृतीय। लेकिन गौरी ने क्या किया, गौरी ने दोबारा से रणनीति बनाई और दोबारा से 1192 में दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध करती है। लेकिन ये पृथ्वीराज विजय जो ना पहला जीत लिया, उसके बाद में ये और कॉन्फिडेंस हो गया कि बस अब तो मैं तो जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोबारा से दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध होता है। प्रथम तो 1191 में, दूसरा होता है 1192 में। इन्हीं दोनों के बीच होता है गौरी और पृथ्वी। उसमें विजय किसकी होगी, उसमें विजय दोस्तों इस गौरी की होती है। और यह भारत का निर्णायक युद्ध था। भारत का निर्णायक युद्ध आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा तराइन का सेकंड युद्ध, जो कि 1192 में था। ये निर्णायक युद्ध भारत का क्यों था, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया था और अंतिम प्रतापी शासक था, और उसी दिन से भारत में मुस्लिम शासन के दोस्तों स्थापना हो गई थी। इसलिए भारत का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। और दूसरा, अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का निर्णायक युद्ध कौन सा है, राजस्थान का निर्णायक युद्ध कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा खानवा के युद्ध, जो 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की दोस्तों विजय हुई थी। देख लीजिए, एक प्रश्न में कितने क्वेश्चंस मैंने बताए। जो चीज बोल रहा हूं उसे नोट करते दोस्तों चले जाना है। ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी आपकी सफलता में, निःशुल्क और बिल्कुल फ्री। इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न भी आपके सामने है कि तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी का साथ किसने दिया। देखो, गौरी का साथ क्या हुआ, गौरी का साथ किसने दिया था, वो दिया था जयचंद गढ़वाल ने दिया था। जयचंद गढ़वाल ने दिया था। अब इसने मोहम्मद गौरी का ही साथ क्यों दिया, ये आपसे अगर प्रश्न पूछे कि इसने मोहम्मद गौरी का ही साथ क्यों दिया था, क्योंकि जयचंद गढ़वाल की दोस्तों पुत्री थी संयोगिता, और उससे विवाह कर लिया था इस पृथ्वीराज तृतीय ने। इसी वजह से दोस्तों जयचंद गढ़वाल है वो विरोधी हो गया था पृथ्वीराज तृतीय का, कि मेरी लड़की से तुमने शादी के लिए। इसी बीच दोस्तों गौरी का साथ दिया था इस जयचंद गढ़वाल ने, तभी ये पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों हार गया था। तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 15 क्वेश्चंस नहीं थे जो मैंने आपके सामने, 15 क्वेश्चंस मत मानो, इनको आप 15 का डबल यानी 30 से 35 क्वेश्चन मानो। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, रिटर्न में भी थे, एक्सप्लेन की, दोनों चीज़ आपको नोट करनी है। आंसर की आपके सामने है, ये PDF मिल जाएगी। तो कैसी रही क्लास, सबसे पहले तो ये बताना कमेंट करके आपको। उसके बाद में क्या कमी रहती है, क्या कुछ फ़ायदा आपको हो रहा है, उसकी भी डिटेल आपको मुझे जानकारी देने कमेंट बॉक्स के अंदर। लगातार बने रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे भी बढ़िया बढ़िया क्लास आपको देखने को और मिलने वाली है। चलिए, कल रणथंभौर के चौहान को और जालोर के चौहान को एक साथ ही डिस्कस करेंगे, जिससे ये चौहान वंश पूरा है कंप्लीट हो जाएगा।
जय हिंद, जय भारत।